हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश विस्तास बुक से चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसकी ऑथर तिसानी दोषी हैं। इसके हम एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में तिसानी दोषी अंटार्कटिका की यात्रा के लिए जाती हैं और उनके साथ बहुत से उनके क्लासमेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिसर्च के पर्पज से वहां गए हैं। तिसानी दोषी का बर्थ मद्रास, इंडिया के मद्रास में हुआ है और वहां मद्रास से वो अंटार्कटिका गए हैं रिसर्च के लिए। अंटार्कटिका स्टूडेंट ऐसा प्लेस है जो कि वर्ल्ड का एक एंड है। वो बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट और जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वैसा प्लेस है। चैप्टर की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड आ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक स्काई हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। स्टूडेंट, यहाँ तिसानी दोषी जो ऑथर है इस चैप्टर की, वो हमें बता रही हैं कि इस ईयर में एक रशियन रिसर्च के लिए वेसल मतलब शिप में बैठ के, और जिस शिप का नाम क्या था, एकेडमिक स्काई नाम था उस शिप का, उसमें बैठकर अंटार्कटिका गई थी जो कि बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है इस संसार का। My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। अब वो बताती हैं कि उस जर्नी के दौरान मैंने मद्रास से अंटार्कटिका पहुंचने तक 6 चेक पॉइंट जहाँ चेकिंग वगैरह की जाती है और 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी कि ओशियंस क्रॉस किए एंड एटलीस्ट मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ के एनिमल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। मुझे याद भी नहीं है, बता रही है कि मैंने बहुत सारे वहां से इकोस्फीयर क्रॉस किए मद्रास से लेकर अंटार्कटिका पहुंचने तक। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of an car, an aeroplane and a ship। स्टूडेंट, यहाँ हमें ऑथर बताती हैं कि उस समय पर यानी कि मद्रास से लेकर अंटार्कटिका पहुंचने तक मैंने 100 आवर्स की जर्नी को कवर किया और ये जर्नी मैंने कार, एरोप्लेन और शिप को इंक्लूड करके पूरी की। So my first emotion on the facing Antarctica's expansive wide landscape, और जब मैं अंटार्कटिका पहुंची और मैंने वहां पे बर्फ की बिछी हुई बहुत एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही वाइड बहुत ही वास्ट चादर सी देखी। इंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, और वो जो ब्लू हॉरिजन था स्टूडेंट, ब्लू हॉरिजन यहाँ पे मीनिंग है जहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि लैंड और स्काई आपस में मीट हो रहे हैं। कह रही जब मैंने वो उस व्यू को देखा तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। Followed up with an immediate and profound wonder, और इन सब को देखकर मैं profound मतलब डीप, मैं बिल्कुल खो गई गहराइयों में, इनकी सोचते हुए इस गहराइयों में मैं खोई गई। Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। इमेंसिटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट ग्रेटनेस या ह्यूग, और इजोलेशन की मीनिंग होती है बीइंग अनकनेक्टेड या बीइंग अलोन। तो कह रही है मैं ये देखकर बहुत ही वंडर हो रही थी, बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी कि ये कितना ह्यूग, कितना बड़ा प्लेस है अंटार्कटिका, और यहाँ पे कितना लोनलीनेस है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और वो देख के ये भी आश्चर्यचकित रह रही थी कि मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि पहले जो इंडिया और अंटार्कटिका थे वो सेम ही लैंड थी। मतलब बहुत साल पहले की बात करती हैं कि जब अंटार्कटिका और इंडिया साउथ में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे ग्लोब में थोड़ा परिवर्तन आता गया और ये अमेरिका और ये इंडिया ये सब ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते गए और अंटार्कटिका नीचे साउथ पोल में ही रह गया। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब थोड़ा पीछे की तरफ हिस्ट्री की बताते हुए हमें बताती हैं हमारी ऑथर। 650 मिलियन ईयर्स अगो आ जायंट एमालगमेटेड सदर्न supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day.
अंटार्कटिका। वो बताती हैं ऑथर कि 650 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा इंडिया है और अंटार्कटिका पहले एक ही था, जिसका नाम था गोंडवाना प्लेस था। उस एरिया का नाम क्या था? गोंडवाना प्लेस था। तो कह रही है मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि वो जो गोंडवाना था कि अब वो वहां पर केवल अंटार्कटिका ही रह गया है। Things were quite different then. Humans had not arrived on the global scene. और बताती हैं कि तब चीजें बहुत अलग थी और तब वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते थे। And the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. और हमारी ऑथर ये भी कहती हैं कि उस समय ये जो अंटार्कटिका था, जो इस समय बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, उस समय बहुत ही वार्म प्लेस था। हॉस्टिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट सुपीरियोरिटी, और फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल। और कह रही है तब बहुत ही ज्यादा सुपीरियर पावर में, सुपीरियोरिटी में फ्लोरा एंड फोना वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। For 500 million years ago, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, and land mass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. अब ऑथर बताती है कि 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना थ्राइव्ड की मीनिंग होती है स्टूडेंट डेवलप्ड, कि गोंडवाना ने बहुत ही डेवलप किया। बट अराउंड दैट टाइम, लेकिन बाद में डायनासोर वर वाइप्ड आउट की मीनिंग होती है एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो गए। फिर डायनासोर धीरे धीरे क्या हो गए, वहां से खत्म हो गए। एंड द एज ऑफ मैमल, और जो मैमल की एज, मैमल किसे कहते हैं? एनिमल दैट बर्थ टू देयर यंग वन, तो उनकी एज आ गई, वो आ गए। और फिर लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और वो जो गोंडवाना लैंड था वो धीरे धीरे अलग अलग कंट्री में सेपरेट हो गया, कि इंडिया एशिया की तरफ चला गया, अमेरिका अफ्रीका सब अलग अलग हो गए। और जिससे कि ये जो हमारी अर्थ की शेप है, आज जो हमारी अर्थ दिखाई देती है, वो वैसी पहले नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो एक लैंड था, उसमें अमेरिका अफ्रीका हमारा इंडिया भी उसी में इंक्लूड था, और उस लैंड का नाम गोंडवाना था। और हमारी ऑथर ये भी बताती हैं कि जैसे ग्लोब पहले दिखाई देती थी, वैसे इस समय, आज के समय बिल्कुल भी वैसी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be headed. और ऑथर बताती है कि अंटार्कटिका आकर मुझे उस हिस्ट्री का पता चला कि ग्रास का मतलब वो मेरे आइडिया मेरे दिमाग में आया अंटार्कटिका आकर, कि हम किस तरफ से आए हैं, यानी कि हमारा पास्ट क्या था, और वेयर वी हैव हेडिंग्स यानी कि हम किस तरफ को जाएंगे, यानी कि हमारा फ्यूचर क्या था। कहना चाहती हैं कि अंटार्कटिका ही आकर मुझे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता चल पाया। अंटार्कटिका ऐसी जगह है। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्डिलन फोल्ड्स एंड द प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। अब ऑथर को वहां पहुंचकर क्या क्या चीजों की नॉलेज हुई, क्या क्या पता चला, वो यहाँ पे हमें बता रही हैं। कह रही हैं यहाँ आकर यानी कि अंटार्कटिका पहुंचकर मुझे कॉर्डिलन फोल्ड्स यानी कि ये जो माउंटेन की चेन होती है उसके बारे में पता चला, और प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, बड़े बड़े ग्रेनाइट जो एकत्र होकर पत्थर बहुत ही बड़े शील्ड बन जाते हैं, यानी कि ग्रेनाइट के बहुत बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, वो भी मैंने यहाँ आकर देखे। ओजोन देखी, ओजोन लेयर कौन सी होती है, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है हमारी अर्थ को, तो वो भी मैंने यहाँ देखी। एंड कार्बन एवोल्यूशन स्टूडेंट यानी कि ग्रोथ, तो कह रही किसी चीज की ग्रोथ कैसे होती है वो भी यहाँ के पता चला। और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी कि जैसे डायनासोर कैसे किस प्रकार से गायब हो गए, तो वो सब मैंने यहाँ आकर अंटार्कटिका आकर जाना, इन सब के विषय में मैंने ज्ञान एकत्र किया। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling.
माइंड बॉगलिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट कंफ्यूजिंग स्टार्टलिंग, यानी कि हमारी ऑथर बताती हैं कि बहुत ही मिलियंस ईयर्स के बाद जब मैं यहाँ पे आई हूँ, अंटार्कटिका आई हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन मेरे माइंड में स्टार्ट हो गया है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि आप इमेजिन करो कि इंडिया किस प्रकार से पहले साउथ में था, यानी कि अंटार्कटिका के साथ था और वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, पुश कर करके कैसे नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, एंड जैम्पिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज, और हिमालय के साथ साथ कह रहे कि कैसे पुश होते हुए एशिया की तरफ पहुंच रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कैसे आपस में शिफ्ट हो के ज्वाइंट हो रहे हैं। ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ cold circumpolar current keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world। फ्रिजिड की मीनिंग होती है स्टूडेंट बहुत ही कोल्ड, बर्फ जमी हुई, यानी कि फ्रिज की तरह ठंडा, बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस। और डेजोलेट की मीनिंग होती है बिल्कुल अकेला। तो वहां तिसानी दोषी को जाकर ये पता चला कि कैसे जो नॉर्थ अमेरिका, पहले जो साउथ अमेरिका था वो भी इंडिया के साथ ही और अंटार्कटिका के साथ ही ज्वाइंट था, नीचे गोंडवाना प्लेस में था, गोंडवाना लैंड पे था, लेकिन धीरे धीरे पुश होकर वो जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइंट हो गया, और अंटार्कटिका और उसके बीच में, किसके बीच में, साउथ अमेरिका के बीच में वो जो गैप आ गया, जहाँ पर इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन में 3 बड़े बड़े ओशियन ज्वाइंट होते हैं, कह रहे वो गैप आ गया, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका है वो बिल्कुल साउथ में रह गया और बाकी सब चीज नॉर्थ में चली गई। तो ये सब जाके कहाँ पता चला, अंटार्कटिका पहुंचकर हमारी ऑथर तिसानी दोषी को पता चला। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and the metamorphic functions but also for the imaginations। यहाँ पे ऑथर माइक बताती है कि जिस प्रकार जैसे कि मेरी तरह मैं साउथ की हूँ और साउथ के लोग सन की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ यानी कि अंटार्कटिका में पहुंचकर बहुत ही दिनों से मुझे सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया है, और वहां पहुंचकर मुझे यह आइडिया आ रहा है कि किस प्रकार से सन केवल हमें ये नहीं कि वो वर्शिप ही करती है, बल्कि सन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, यानी कि हमारी वो इमेजिन करती है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी सन पे डिपेंड है, जो कि यहाँ आके बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इमेजिन करती है वहां पहुंचकर अंटार्कटिका हमारी ऑथर तिसानी दोषी। लाइक वॉकिंग इनटू अ giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings। स्टूडेंट हमें बताती हैं तिसानी दोषी कि अंटार्कटिका पहुंचकर मैंने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पिंग पोंग बॉल के ऊपर वॉक कर रही हूँ। पिंग पोंग बॉल बहुत बड़ी सी व्हाइट कलर की बॉल होती है। वो कह रही है मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे मैं पिंग पोंग बॉल पे वॉक कर रही हूँ, जिसके ऊपर ना कोई ट्रीज है, ना बिल बोर्ड या साइन बोर्ड। जब कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं तो लिखा होता है ना रास्ते में, बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, तो कह रहे या बिल्डिंग, तो ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं था। यू लॉस all earthly sense of perspective and time here। और वहां पे बिल्कुल भी टाइम का ही पता नहीं चल रहा था। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हर समय वहां लाइट रह रही थी, और पर्सपेक्टिव था, यानी 3 डिमेंशंस होती है जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो कह रही है लेंथ ब्रेथ का तो पता चल रहा था, बट वहां पे हाइट का कोई भी अनुमान नहीं लग पा रहा था, और ना ही वहां पे किसी टाइम का पता चल रहा था। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी mid ages and the mites to blue whale and iceberg as big as a country. The largest recorded was the size of Belgium। और हमें यह भी बता रही हैं कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वेरी टीनी, बहुत छोटे, और माइटी मतलब ह्यूज, बहुत बड़े। तो कहती है तिसानी दोषी कि वहां पे या तो चीज बहुत बड़ी बड़ी थी, और या बिल्कुल छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसी चीजें दिखाई देती थी। और जो आइसबर्ग थे वहां पर वो इतने बड़े थे कि जितनी बड़ी एक कंट्री का साइज होता है, इतने बड़े बड़े वहां पे आइसबर्ग थे। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही है कि जितना बड़ा बेल्जियम है, एक कंट्री का नाम है, कि बेल्जियम के जितने बड़े वहां पे आइसबर्ग थे। Days go on and on in surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence, interrupted only by the occasional
avalanche or the calving ice sheet consecrates the place. सरियल की मीनिंग होती है स्टूडेंट अनबिलीवेबल, और ऑस्ट्रल रिलेटिंग टू द सदर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और यूबिक्विटस का मतलब होता है फेल्ट एवरीवेयर। आप बता रही हैं तिसानी जोशी कि दिन बीतते गए और बीतते गए, और ऐसा मुझे लगता था कि जैसे किसी बात पे विश्वास ही ना हो, क्योंकि 24 आवर्स एक ही जैसा दिखता था और लाइट हमेशा दिखती रहती थी, और कभी रात तो होती नहीं थी, हमेशा लाइट रहती, ऐसा लगता था कि दिन ही है, सुबह ही है, और इतना साइलेंस होता था वहाँ, और ऐसा साइलेंस जो हर जगह हम महसूस करते थे। ये नहीं कि एक जगह साइलेंस है और दूसरी जगह शोर हो रहा है, तो हर जगह वहाँ पर अंटार्कटिका में हर जगह साइलेंस ही फैला हुआ था, और कभी इंटरप्टेड कह रहे हैं कि अगर कभी साइलेंट वो भंग भी होता था, अगर अशांति होती भी थी तो किस चीज़ की होती थी? एवलांच, यानी कि जो बर्फ के परतें होती थी वो टूट टूट कर जब नीचे गिरती थी, या कैल्विंग या बर्फ की जो शीट होती थी वो 2 पार्ट्स में विभाजित हो जाती थी, तब उसका साइलेंट टूटता था। अदरवाइज हमेशा हर जगह साइलेंट ही रहता था, और ये उनके लिए क्या था? कॉन्सिक्रेट्स था, यानी कि उनको ब्लेस था कि कभी तो उनका साइलेंस टूटा है वहां का। इट्स एन इमोशन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जूलॉजिकल हिस्ट्री, एंड फॉर द ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। आगे तिसानी जोशी बताती हैं कि वहां पे पहुंचकर मैं बहुत ही ज्यादा इमर्शन, यानी कि सम्मर्ज हो जाना, किसी चीज में डूब जाना, मैं बिल्कुल ही वहां पे जाके डूब गई थी। किसमें? अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने के लिए मैं इतनी उत्सुक थी कि मैं पूरी तरह वहां जाकर सम्मर्ज हो गई थी। और वहां जाकर मुझे ये भी पता चला, जब मैंने हिस्ट्री का ज्ञान लिया, एनालिसिस किया, तो तब मुझे ये भी पता चला कि जो हमारे ह्यूमंस की तरफ से एक्टिविटीज की जा रही हैं, जैसे एनिमल हंटिंग है या डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी अल्ट्रावायलेट गैसेस हैं, वो यहाँ जो भी एक्टिविटीज हमारी गलत हो रही हैं, वो प्रोग्नोसिस की मीनिंग होती है स्टूडेंट प्रिडिक्शन। तो कह रही है उससे ऐसा ऑब्जर्व करके पता चलता है कि ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है दैट इज नॉट गुड, यानी कि हमारे लिए आगे चल के ये करना अच्छा ना होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट असर। तो कह रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है इसका क्या असर हुआ, आगे बताती हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. Paltry की मीनिंग होती है a small amount of time। वो कह रही है कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग 650 मिलियंस ईयर्स अगो की बनी हुई है, और जब हम ह्यूमंस आए हैं वो केवल 12,000 ईयर्स पहले ही आए हैं। तो वो अगर जियोलॉजिकल क्लॉक में देखा जाए तो कुछ सेकंड के बराबर ही है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए क्वाइट रक्स itching our dominance over the nature with our villages, towns, cities and mega cities। और इतने कम पीरियड में, इतने कम, क्योंकि जो अर्थ बनी है उसको तो बने हुए 650 मिलियंस ईयर्स पहले बन चुकी है अर्थ, और हम ह्यूमन आए हैं केवल 12,000 ईयर्स पहले ही आए हैं। तो इतने से छोटे पीरियड में कह रहे हैं कि जो हमने ये रकस किया हुआ है, यानी कि टू क्रिएट ए लॉट ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस फैलाया हुआ है अपने अर्थ पे, और इचिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर करके टाउन बना रहे हैं, सिटी बना रहे हैं। मेगा सिटीज का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी विशाल सिटीज बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, सब ह्यूमन के लिए क्या है? हानिकारक होगा। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन population has left us battling with other species for burning of fossil fuel has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। तिसानी जोशी कहती हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, तो जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को हंटिंग कर रहे हैं और इतना फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, यानी कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आदि का इतना यूज कर रहे हैं, तो जो कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। उन रेस में जब वार्म हो जाएगा, वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो हमारे लिए अच्छा ना होगा। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली
contested environmental debates of our time। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हमेशा, जो हमारे एनवायरनमेंट का चेंजिंग आ रही है वो हमेशा जो डिबेट होती है उसमें ये मुद्दा उठाया जाता है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, और वो ये भी कहती हैं कि क्या ये जो बड़ी बड़ी शीट्स हैं आइस की अंटार्कटिका में, ये क्या तब तक गायब हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी? बिल्कुल। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड, और जो गल्फ स्ट्रीम है जहाँ से करंट्स निकलते हैं, ओशियन करंट निकलते हैं, कोल्ड है वो इस समय, तो क्या वो भी बिल्कुल गायब हो जाएंगे? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट बी और नॉट बी, तो इससे क्या पूरा वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी? और वो कहती है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को अगर हम विराम नहीं देंगे, जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या हम इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम कम नहीं करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। और फिर कहती है मे बी नॉट, और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि अगर आज से हम अर्थ के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो शायद ऐसा नहीं भी हो सकता। यहाँ पर तिसानी दोषी हमें समझा रही हैं कि हम अगर अर्थ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अर्थ के अनुसार अगर हम बर्बादी नहीं करेंगे, किसी चीज के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपनी अर्थ को, तो ऐसा नहीं भी हो सकता। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। तिसानी दोषी बताती है कि डिबेट में इसका जिक्र हमेशा होता रहेगा क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस वजह से नहीं कि ये वर्ल्ड में केवल एक ही जगह पे एक ही स्थान ऐसा है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जो हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस है ही नहीं जो कि इसको नुकसान पहुंचा पाए। इस रेस्पेक्ट में तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन द आइस कोर्स 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ द। और वे कहती हैं कि 500,000 years old अगो जो कार्बन था, जो रिकॉर्ड्स यहाँ पड़े हुए हैं, और ये आइस कोर्स हैं, यानी कि डीप इनसाइड द आइस जो इतने बड़े बड़े आइस के कोर्स हैं। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। और वो कहती हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, तो अंटार्कटिका जैसी जगह पर जरूर जाना चाहिए। अंटार्कटिका पहुंच के हमें अपने पास्ट का पता चलेगा, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड थी, जब पहले सब कुछ कॉम्बाइन था, हमारा इंडिया भी वहीं पर था उसी लैंड पे, तो उसका भी पता चलेगा। और प्रेजेंट का तो पता चल ही रहा है कि वहाँ पे कितना ठंडा है। और उसके बाद और हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज से अगर हम जो कुछ गलती करते जाएंगे तो उससे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो यानी कि फ्यूचर का भी वहां पहुंचकर पता चलेगा। तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है तिसानी दोषी के अकॉर्डिंग कि जहां पर जाके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज 21। Students on ice, the program I was working with on the Shokak Sky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। अब वो बता रही हैं कि स्टूडेंट ऑन आइस करके एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू वो गई थी मद्रास से लेकर अंटार्कटिका। तो कह रहे हैं हमारे साथ हम गए थे, तो जितने भी बच्चे हैं उनको यह जानना बहुत जरूरी है कि वहाँ अंटार्कटिका कैसा प्लेस है और वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या फ्यूचर है। तो इनके लिए, बच्चों के लिए वहाँ का जानना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है वहाँ, उनको पता जरूर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है, आने वाला हमारा भविष्य है बच्चे, और आएंगे इसको समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तो जिससे ये जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत सुंदर प्लैनेट बन जाएगा। इट्स बीन अ ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, हु गॉट tired
of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। सानी दोषी ये बताती हैं कि ये जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के थ्रू वो वहाँ गई हैं, इसके जो हेड है वो एक कैनेडियन है और उनका नाम है जियोफ ग्रीन। तो बताती हैं कि पहले तो वो 6 साल से लेकर जा रहे हैं वहाँ पर बच्चों को, लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो पहले तो बताती हैं कि वो केवल सेलिब्रिटीज को ले जाया करते थे, जो केवल वहाँ पे घूम के आ जाते थे और उसको फॉलो नहीं करते थे और किसी को प्रमोट नहीं करते थे, बताते नहीं थे। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पॉलिसी मेकर a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। लेकिन अब आप बता रही हैं कि अब वो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिसी मेकर हैं और हमारा फ्यूचर जनरेशन है और वो पॉलिसी बनाते हैं, बच्चे बनाएंगे और वो यहाँ वहाँ से सीख के आएंगे, ऑब्जर्व करके आएंगे और यहाँ आके उस पर एक्ट करेंगे। तो इसलिए अब वो क्या लेके जाते हैं? स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये स्टूडेंट्स ही हमारे लिए फ्यूचर के लिए पॉलिसी मेकर्स होंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। वो कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम का सक्सेस होना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ज़्यादा हो गया है हमारा प्रोग्राम सक्सेस, क्योंकि कोई भी जो वहाँ साउथ पोल की तरफ जाए और अंटार्कटिका की ब्यूटी से अफेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है उसकी ब्यूटी में सबमर्ज हो जाता है, उसकी ब्यूटी में खो जाता है। It's easy to be blazed about polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and the ice slabs collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. It is इजी टू बी ब्लेज की मीनिंग होती है स्टूडेंट कि जिसको किसी से, किसी बात से, किसी को जिनको फर्क नहीं पड़ता। बताती है तिसानी जोशी कि कई लोग तो होते हैं ना कि जैसे आप सोचते हैं कि घर बैठ के सुन लिया, हाँ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी ये है कि वहां जाकर अगर हम अंटार्कटिका पहुंचकर वहां जाकर रियलिटी को देखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को के इफेक्ट वहां देखेंगे, ग्लेशियर को टूटता हुआ देखेंगे, आइस जो शील्ड्स हैं उसको भी 2 पार्ट्स में विभाजित होते हुए देखेंगे, तब वहां जाकर हमें वहां की रियलिटी का पता चलेगा। Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study now. Little changes in the environment can have big repercussions. वो बताती हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो वो बहुत ही बड़ा दिखता है, क्योंकि वहाँ मोस्टली चेंजेस होते नहीं हैं, तो कुछ ही चेंजेस से वहाँ पे बहुत बड़ा ज़्यादा चेंजेस हमें एनवायरनमेंट में हुआ दिखाई देता है। और रिपरकशंस का मतलब होता है रिजल्ट, तो जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो उसका हमें बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. फाइटोप्लैंक्टन की मीनिंग होती है स्टूडेंट टाइप ऑफ एल्गी और ग्रास ऑफ वेरी स्मॉल साइज। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार का जो एल्गी होता है, काई पे हो जाता है और छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे ग्रास तरह का प्लांट होता है। तो ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे होती है ह्यूमन के द्वारा रिलीज की गई होती है, ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने अंदर ले लेता है और वहां पे बिल्कुल भी एनवायरनमेंट वहां का खराब नहीं होता और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को वो ज्यादा फैलने नहीं देता। इसीलिए वहां का जो प्लेस है अंटार्कटिका है, वो वहां की जो फूड चेन है वो बनी रहती है इन एनिमल्स के थ्रू। These single-celled plant use the sun's energy, assimilate carbon and synthesis organ compound is that wondrous and most important of photo process called
फोटोसिंथेसिस। बता रहे हैं कि ये जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में अपनी एनर्जी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि वहाँ के लिए बहुत अच्छा है, हम अंटार्कटिका के लिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल नहीं पाती। साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which is turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. साइंटिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें इन फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट्स हैं इनको हमें बचाना होगा, जिससे कि ये जो हमारा ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, ये बच पाएगी। और क्योंकि अगर इसमें होल हो गया, छेद हो गया और कार्बन फैल गया तो जिसकी वजह से हमारे ग्लोब पे खतरा आ सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर हमने ग्लोब साइकिल को बचाना है, हमने अर्थ को बचाना है, तो हमें ये जो फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स हैं इनको भी सेव रखना होगा। इन द पैराबल ऑफ द phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big thing will fall into the place. अब तिसानी जोशी कहती हैं कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को बचाना है, अगर हमने अर्थ को बचा के रखना है, तो हमें ये फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स को बचाना होगा, जिससे कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो पूरी सेव रह जाएगी फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स की वजह से। वॉक ऑन द ओशियन, ये कंप्लीट चैप्टर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब ये 3rd पार्ट है, वॉक ऑन द ओशियन, यानी कि जब तिसानी जोशी और उनके साथ के जो फॉलोअर्स थे और स्टूडेंट्स थे, जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब ओशियन पे वॉक किया होगा तब का बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। माई Antarctic experience was full of such efficiencies, but the best occurred just short of Antarctic Circle at 65.55 degree south. एपिफेनीज की मीनिंग होती है स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफ सडन रियलाइजेशन। तो बता रही है कि मुझे तब इस बात का रियलाइजेशन हुआ जब मैं एंटार्क्टिक सर्कल पर 65.55 डिग्री साउथ में खड़ी हुई थी। The Sokal sky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island, which was preventing us from going any further. Sokal sky स्टूडेंट उनके एक शिप का नाम था जिसपे वो गई थी। वो बता रही हैं कि वेज यानी कि एक बहुत ही छोटा सा रास्ता टू फोर्स इनटू द नैरो स्पेस था, जहाँ पर हमारा जो शिप है वो फंस चुका था, जिसकी एक तरफ पेनिनसुला था और दूसरी तरफ टैडपोल आइलैंड था। अब क्या वो आगे बताती हैं, द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. गैंगप्लैंक की मीनिंग होती है स्टूडेंट एक वुडन का प्लेटफॉर्म होता है जो जिसकी हेल्प लेकर शिप पे हम चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं। तो बता रही है कि कैप्टन ने हमें एडवाइस किया कि हम आगे तो जा नहीं पा रहे, इसलिए हम पीछे मुड़ के नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जहाँ पर गैंगप्लैंक की हेल्प से तुम्हें मैं ओशियन पर वॉक करवाऊंगा। So there we were, all 52 of us kitted out in a Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. आप बताती हैं कि जो हम 52 लोग थे, हम सभी उतरे वहाँ पे kitted out किए गए। kitted out की मीनिंग मतलब वियरिंग के लिए, पहनने के लिए उनको वहाँ पे आइस पे उतरना था उनको, तो कपड़े वगैरह दिए गए। और Gore-Tex यानी कि वाटर प्रूफ फैब्रिक था जो उनको दिए गए कपड़े, और ग्लेयर्स दिए गए, चश्मे दिए गए। नहीं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी आइस की, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट भी जा सकती थी। तो ये सब कुछ पहन के वो लोग वहाँ वाइटनेस के ऊपर कह रहे हैं हम उतरे, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, और जहाँ हम चल रहे थे वो लगभग 1 मीटर नीचे तक उसमें क्या था, आइस ही थी, आइस की परत जमी हुई थी। एंड अंडरनीथ दैट 20 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे कह रही है जहाँ हम चल रहे थे 1 मीटर तक तो नीचे गहराई में बर्फ थी, और उसके नीचे क्या था 180 मीटर तक लिविंग ब्रीथिंग थे वहाँ पे, और सॉल्ट वाटर था, पानी था, और जिसमें ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स थे, वाटर एनिमल थे जो उसके नीचे थे।
In the periphery, crab-eater seal were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. अब इसी के बीच में कह रही हैं ये जो क्रैब ईटर थे, क्रैब ईटर कौन, जो क्रैब होते हैं और जो सील्स को खाते हैं उसे क्रैब ईटर्स कहते हैं, कि ये जो एक प्रकार के एनिमल होते हैं। तो ये जो क्रैब ईटर्स थे वो स्ट्रेचिंग कर रहे थे, सुस्ता रहे थे, मतलब सनशाइन को ले रहे थे। और उसकी तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से मद्रास में जहाँ से ये आई हैं वहाँ पे डॉग बैनियन ट्री के नीचे बैठकर सुस्ताते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे क्रैब ईटर भी बैठे हुए थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट अ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। तो रेवलेशन की मीनिंग होती है स्टूडेंट समथिंग अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रही ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं यहाँ आकर देख पा रही थी, पता लगा रही थी कि हर चीज का एक दूसरी चीज के साथ क्या है, कनेक्शन है। 9 time zone, 6 checkpoints, 3 water bodies and many ecosphere later। तानी दोषी बताती हैं कि मद्रास अंटार्कटिका आने में मैंने जो 9 time zone और 6 checkpoints, 3 bodies of water एंड मैनी इकोस्फीयर, बहुत सारे ये इकोस्फीयर क्रॉस किए। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट। और आके यहाँ आके इस प्लानट की खूबसूरती को मैंने जाना। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। सोचती हैं, बताती हैं कि क्या होगा कि जैसे 650 मिलियन ईयर्स अगो जैसे गोंडवाना लैंड थी, वार्म था, अगर वैसा ही अंटार्कटिका फिर से वार्म हो जाए। Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and the woolly rhinos? Who's to say? और बताती हैं कि क्या इतने साल पहले तक जो ये डायनासोर्स थे, मैमोथ थे और वूली रिनोज है। स्टूडेंट ये एनिमल्स के नेम है जो आप एक्सटिंक्ट नहीं करते, आप यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हमारी अर्थ पे, ये खत्म हो चुके हैं। तो कह रही है तो क्या उस तब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक ये दोबारा से ये अंटार्कटिका है पहले की तरह वार्म हो जाए और सारे प्लेस एक साथ गोंडवाना लैंड फिर से बन जाए, तो क्या तब तक हम जिंदा रहेंगे? ओस टू से, तो ऐसा कौन कह सकता है, यानी कि किसे पता कि ऐसा हो सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes। 2 weeks स्पेंड करने के बाद 52 टीनेजर के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद तिसानी दोषी हमें बताती हैं कि इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए हमें एक एक दिन भी हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि मिलियन ईयर्स लग गए इसको अलग अलग होने में। तो इसका डिफरेंस डे मेक्स, यानी कि एक दिन का डिफरेंस भी मायने रखता है हमारी इस अर्थ को बचाने के लिए। तो ये जो टीनेजर है यहाँ आकर प्रमोट करेंगे और सबको बताएंगे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को बचाना होगा, तो एक एक दिन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए जरूरी होगी। इसी के साथ स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए